अनुपमा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। कार्तिक उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी माँ राधिका जो भी उससे कहती कार्तिक वही करता। अचानक से खबर मिली कि कार्तिक की बहन हॉस्पिटल में एडमिट है। राधिका पहले ही अस्पताल पहुंच गई थी। अनुपमा अपने भाई को लेकर अस्पताल पहुंची। उसकी सास राधिका जी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्हें देखकर अनुपमा अपनी 3 बेटियों के साथ खुश थी, लेकिन उसकी सास राधिका को एक पोता चाहिए था, जिसके चलते उसे चौथी बार भी मां बनने के लिए मजबूर किया गया। डॉक्टर से 4 दिनों बाद का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, चाय का घूंट भरते हुए कार्तिक ने कहा। तो अनुपमा का कलीजा धक से रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक काम करो अनुपमा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, ऑफिस जाते समय हो सकेगा तो डॉक्टर से मिलकर कल या परसों का ही समय ले लूंगा, क्योंकि यह काम जितनी जल्दी निबट जाए उतना ही अच्छा है। हाँ वह तो ठीक है कार्तिक, पर एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देख लेते कि कहीं हम अब इसमें सोचना क्या है। अनुपमा की बात को बीच में ही काटते हुए कार्तिक बोला, वैसे भी कितनी मुश्किल से तो एक डॉक्टर मिला है और तुम्हें और वक्त चाहिए। यह काम तो उसी दिन हो जाता, पर तुम्हें ही वक्त चाहिए था, पता है न इन सब कामों में रिस्क कितना बढ़ गया है। नौकरी पर तो आफत आएगी ही, साथ में जेल भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो यह तो करवाना ही पड़ेगा। माँ सही कह रही है कि जितनी जल्दी इस समस्या से छुटकारा पाले उतना ही अच्छा है। पर कार्तिक, क्या पर कहना क्या चाहती हो तुम? पता है न सिर्फ तुम्हारी मूर्खता के कारण आज 3 बेटियां पैदा हो गईं, लेकिन इस बार कोई मूर्खता नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझ में अब और बोझ उठाने की ताकत नहीं है। भुनभुनाते हुए कार्तिक ने अखबार में आंखें गड़ा दी कि तभी 2.5 साल की प्यारी सी जूही पापा पापा कर उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन कार्तिक ने बड़ी निर्दयता से उसे धकेल दिया और उठकर कमरे में चला गया। कार्तिक का व्यवहार देखकर फिर से अनुपमा की आंखों से 2 बूंद आंसू टपके और रोती हुई बच्ची को गोद में उठाकर वह भी कार्तिक के पीछे पीछे कमरे में आ गई। कार्तिक, एक बार सोचकर देखो न, अगर यह बेटा होता तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती तुम्हें? यह बोलते हुए अनुपमा की आवाज भर्रा गई। कार्तिक, यह भी तुम्हारा ही खून है न, और क्या पता कल को यही बेटी तुम्हारा नाम रोशन करे। कार्तिक एक बार फिर से सोचकर देखो, अनुपमा गिड़गिड़ाई, लेकिन कार्तिक यह बोलकर बाथरूम में घुस गया कि ज्यादा भावना में बहने की जरूरत नहीं है और बच्चे को सिर्फ जन्म देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। पालने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, जो तुम कमाकर नहीं लाती हो, इसलिए ज्यादा मत सोचो, वरना हम फैसला लेने में कमजोर पड़ जाएंगे। कार्तिक के तर्क वितर्क के आगे अनुपमा की एक नहीं चली। सोनी और मोनी को स्कूल भेजकर वह जल्दी जल्दी कार्तिक के लिए नाश्ता बनाने लगी। ऑफिस जाते समय रोज की तरह प्यारी सी जूही जब पापा का लंच बॉक्स लेकर लड़खड़ाते कदमों से पापा पापा करने लगी, तो कार्तिक को उसे गोद में उठाना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही माँ राधिका पर उसकी नजर पड़ी, जूही को गोद से उतारकर फिर वही हिदायत देकर घर से निकल पड़ा, हाथों में कुछ लिए। जिस तरह से राधिका ने अनुपमा को घूर कर देखा, वह सकपका कर रह गई। कार्तिक को ऑफिस भेजकर वह जूही को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करने लगी। वह जानती थी राधिका को मंदिर से आने में घंटा भर तो लगेगा ही। रोज ही ऐसा होता है, मंदिर में पूजा के बाद भजन कीर्तन करके ही वे घर लौटती है। लेकिन यह कैसी पूजा है जहाँ देवी की पूजा तो होती है, लेकिन वहीं एक अजन्मी बच्ची को, जिसे देवी का रूप कहा गया है, माँ के पेट में ही मारने का फरमान सुना दिया गया। हाँ, अनुपमा की सास राधिका ही नहीं चाहती कि यह बच्ची पैदा हो, वह इस बच्ची को माँ की कोख में ही मार देना चाहती है। और कार्तिक भी अपनी माँ का ही साथ दे रहे हैं। वह अनुपमा की एक बात भी नहीं सुन रहा। अनुपमा क्या करे, किससे जाकर कहे
कि वह अपनी बच्ची को जन्म देना चाहती है, उसे इस दुनिया में लाना चाहती है। अनुपमा आज तनमन दोनों से कमजोर महसूस कर रही थी। दुख तो उसे इस बात का हो रहा था कि एक माँ होकर भी वह अपनी बच्ची को बचा नहीं पा रही है, और सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा है कि एक बाप होकर भी कैसे कार्तिक अपनी ही बेटी को मारने के लिए तत्पर है। क्या जरा भी मोह नहीं है उसे अपनी इस अजन्मी बच्ची से। यही अगर बेटा होता तो इस घर के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं होता, लेकिन बेटी जानकर कैसे इन सब के मुंह सूज गए। लेकिन अगर बेटी ही नहीं रहेगी फिर बहू कहाँ से आएगी? यह क्यों नहीं समझते लोग? अपने पेट पर हाथ फिराते हुए अनुपमा फपक कर रो पड़ी। वह अपनी अजन्मी बच्ची को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे जन्म देना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी अजन्मी बच्ची को इन हत्यारों से बचाए। कभी कभी अनुपमा का मन करता कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाए ताकि उसकी बच्ची को कोई मार न सके। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसे उसकी माँ की कोख में ही मारने की तैयारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसके पापा और दादी है। लेकिन एक माँ होकर कैसे अनुपमा अपनी ही बच्ची को मरते देख सकती थी? अनुपमा अपनी 3 बेटियों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन सुमित्रा को ही एक पोता चाहिए था, जिसके लिए उसे चौथी बार माँ बनने के लिए मजबूर किया गया। अनुपमा तो सोनोग्राफी करवाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन राधिका के आगे उसकी एक नहीं चली। राधिका चाहती थी कि जांच में अगर लड़की निकली तो दवा देकर उसे खराब करवा देंगे, क्योंकि और लड़की नहीं चाहिए थी उसे इस घर में। लड़कियों को पालना घाटे के सौदे की तरह देखती थी राधिका। उसकी नजर में तो बेटा ही वंश कहलाता है और बेटा ही अपने माता पिता को मोक्ष दिलाता है। हमेशा वह अनुपमा को कड़वी गोलियां पिलाती रहती, यह कहकर कि बड़ी बहू ने बेटे के रूप में उसे दो रत्न दिए, लेकिन इस कर्मजली ने सिर्फ बेटियां ही पैदा की है। उसे अपने बेटे कार्तिक के वंश की चिंता हो चली थी। कैसे भी करके वह अनुपमा से एक बेटा चाहती थी, लेकिन राधिका को नहीं पता कि बेटा या बेटी होना अपने हाथ की बात नहीं है, और एक माँ के लिए तो बेटा और बेटी दोनों अपनी ही संतान होती है। लेकिन पता नहीं राधिका को यह बात समझ क्यों नहीं आती थी। आए दिन राधिका यह बोलकर अनुपमा को ताना मारती कि 3 बेटियां पैदा करके नाते रिश्तेदारों में उसने उसकी नाक कटवा दी। जब कोई कहता कि छोटी बहू तो एक बेटा तक पैदा नहीं कर पाई, तो राधिका का कलेजा जल उठता था। पोते के लिए आए दिन वह कोई न कोई कर्मकांड कराती ही रहती थी, जिसमें उसके हजारों रुपए स्वाहा हो जाते थे। मगर राधिका को इस बात का कोई गम नहीं था। उसे तो बस कैसे भी करके एक पोता चाहिए था। इसके लिए वह कई पोतियों का बलिदान करने को भी तैयार थी। जूही के समय जांच कर डॉक्टर ने बताया था कि अनुपमा के पेट में लड़का है, लेकिन पैदा हो गई लड़की, तो डॉक्टर पर से भी राधिका का विश्वास उठ गया। इसलिए इस बार उसने अच्छे डॉक्टर से जांच करवाने की ठानी थी, ताकि फिर कोई भूल न हो सके। लेकिन अनुपमा को डर था कि जांच में अगर कहीं लड़की निकली तो ये लोग उसके बच्चे की कब्र उसकी माँ की कोख में ही बना देंगे। इसलिए वह जांच करवाने से टाल मटोल कर रही थी। मगर टाल मटोल करके भी क्या हो गया, जांच तो करवानी ही पड़ी। और अनुपमा को जिस बात का डर था वही हुआ। बेटी का नाम सुनते ही राधिका के कलेजे पर सांप लौट गया। कार्तिक का भी एकदम से मुंह लटक गया। राधिका तो उसी वक्त यह बच्चा गिरवा देना चाहती थी, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि वह यह सब काम नहीं करता। अब रूल इतना कड़ा बन गया है कि पता चलने पर डॉक्टर की डिग्री तो जब्त होती ही है, साथ में जेल की भी हवा खानी पड़ती है। लेकिन चोरी छिपे कहीं कहीं अब भी लिंग परीक्षण तो होता ही है। इधर कार्तिक ऐसे किसी डॉक्टर की खोज में था जो इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके, और उधर अनुपमा यह सोचकर बस रोती रहती कि कैसे भी करके कार्तिक और राधिका
इस बच्चे को न मारे। विचार बदल ले अपना। दुख तो इस बात का हो रहा था कि एक माँ होकर भी वह अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही थी। पेट पर हाथ रख वह अपने अजन्मे बच्चे से माफी मांगती और कहती कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह तो चाहती है कि वह इस दुनिया में आए, लेकिन उसके पापा और दादी ऐसा नहीं चाहते। आधी रात में ही वह हड़बड़ा कर उठ बैठती और जोर जोर से हाँफने लगती, फिर अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कलप उठती। नींद में जैसे उसके पेट से आवाज आती, माँ मुझे मत मारो, मुझे भी इस दुनिया में आने दो न माँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ, बोझ नहीं बनूंगी, आपका हाथ बंटाऊंगी, गर्व से आपका सिर ऊपर उठवाऊंगी। बेटी हूँ इस धरा की, इस धरा पर तो आने दो माँ। कभी आवाज आती, मैं भी आपके साथ खेलना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ, अपनी बहनों से मिलना चाहती हूँ, तेरे प्यार दुलार की छाया मैं भी पाना चाहती हूँ माँ। चहक चहक कर चही दही नुक्ता यहाँ सी मैं भी उड़ना चाहती हूँ माँ। महक महक कर फूलों सी मैं भी खिलना चाहती हूँ माँ। माँ पता है मुझे पापा और दादी नहीं चाहते कि मैं इस दुनिया में आऊं, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ना, फिर क्यों नहीं बचा लेती मुझे। मुझे कहीं अपनी कोख में ही छिपा लो न माँ, बोलो न माँ। क्या तुम भी नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया में आऊं। अनुपमा अकबका कर नींद से उठकर जाग बैठती और अपना पेट पकड़कर सिसकती हुई कहती, नहीं मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती मेरी बच्ची, लेकिन तुम्हारी दादी और पापा तुम्हें इस दुनिया में नहीं आने देना चाहते हैं, इसीलिए मैं क्या करूं, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। अनुपमा चीत्कार करती कि कोई उसके बच्चे को बचा ले, आखिर कोई तो कहे। अनुपमा यह बच्चा नहीं गिरवाएगी, जन्म देगी इसे, क्योंकि इसका भी अधिकार है इस दुनिया में आने का। लेकिन ऐसा कोई नहीं था इस घर में जो इस अनहोनी को रोक सके। वह चाहती तो अपने पति और सास के खिलाफ भ्रूण हत्या के मामले में केस कर सकती थी, पर फिर अपनी 3 मासूम बच्चियों का ख्याल कर चुप रह जाती। औरत यहीं पर तो कमजोर पड़ जाती है और जिसका फायदा पुरुष उठाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी बैठी थी। एक औरत ही नहीं चाहती थी कि दूसरी औरत इस दुनिया में आए। भगवान और पूजा पाठ में अटूट विश्वास रखने वाली राधिका से किसी बाबा ने कहा था कि महापूजा करवाने से जरूर अनुपमा को इस बार लड़का होगा। उस बाबा की बात मानकर पूजा पर हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी जब अनुपमा के पेट में लड़की होने की बात पता चली तो बाबा बोले कि जरूर उस पूजा में कोई चूक रह गई होगी, जिसके चलते अनुपमा के पेट में फिर से लड़की आ गई। बेटे के लिए अनुपमा ने वह सब किया जो राधिका उससे करवाती गई, इसके बावजूद उसके पेट में लड़की आ गई तो क्या करे वह। अंधविश्वास का ऐसा चश्मा चढ़ा था राधिका की आंखों पर कि एक भी काम वह बाबा से पूछे बिना नहीं करती थी। अभी पिछले महीने ही ग्रह शांति की पूजा के नाम पर उस बाबा ने राधिका से हजारों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन यही राधिका जरूरतमंदों या किसी गरीब असहाय इंसान की एक पैसे से भी मदद कर दे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी। दया नाम की चीज ही नहीं है राधिका के दिल में। तीनों पोतियां तो उसे फूटी आंख नहीं सुहाती, जब देखो उन्हें झिड़कती रहती है। बात बात पर ताना उलाहना तो मामूली बात है, लेकिन जब नाते रिश्तेदारों के सामने भी राधिका अनुपमा और उसकी बेटियों का अपमान करती है तो उसका कलेजा दुख जाता है। ऑफिस से आते ही कार्तिक ने बताया कि डॉक्टर ने कल का समय दिया है और इसके लिए उसने छुट्टी भी ले ली है। अनुपमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और किचन में चली गई। समझ नहीं आ रहा था उसे कि क्या करे, कैसे कहे कार्तिक से कि वह अपनी बच्ची को नहीं मारना चाहती, जन्म देना चाहती है इसे, क्योंकि इसका भी हक है इस दुनिया में आने का। लेकिन वो अच्छी तरह जानती है कि इस बात से घर में कोहराम मच जाएगा और कार्तिक तो वही करेगा जो उसकी माँ चाहती है। इसलिए वह आंसू पीकर रह गई और किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। रात में जब कार्तिक अपने लैपटॉप पर व्यस्त था
तब बड़ी हिम्मत जुटाकर अनुपमा बोली, कार्तिक सुनो, मत करो ना ऐसा। गलती क्या है इस बेचारी बच्ची की? यही ना कि यह एक लड़की है, लेकिन आज लड़कियां किसी भी बात में कम हैं क्या? सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, ये सब बेटियां ही तो है। क्या इन्होंने अपने माता पिता का नाम ऊंचा नहीं किया? और अपने ही घर में खुद नीता दीदी को देखो ना, आज वे इतने बड़े बैंक में मैनेजर हैं। बैंक की तरफ से वे विदेश भी जा चुकी है। गरीब परिवारों की बेटियों को भी देख लो ना। जब परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो बेटियां ऑटो रिक्शा और ट्रेन तक चलाने लगी। आज की बेटियां तो चांद तक पहुंच चुकी है, हवाई जहाज उड़ाने लगी हैं। अनुपमा की बात पर कोई ध्यान न देकर कार्तिक वैसे ही लैपटॉप चलाता रहा। कार्तिक देखना, हमारी बेटियां भी एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेंगी, यह मेरा विश्वास है। कार्तिक देखो छो मेरे पेट को, कि क्या तुम्हारे दिल में अपनी बच्ची के लिए दर्द नहीं हो रहा? फिर कैसे तुम इसे मरते देख सकते हो? प्लीज अपना फैसला बदल दो। बेटियां तो आने वाला सुनहरा कल होती है। हमें ही देख लो ना, हम 4 बहनें ही हैं, तो क्या हम अपने मम्मी पापा का ध्यान नहीं रखते? रखते हैं ना। बारी बारी से हम उनकी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभाते आए हैं। बेटियां बोझ नहीं होती है। कार्तिक एक बार मेरी बात पर विचार करके देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कार्तिक लैपटॉप शट डाउन करते हुए बोला कि वह अपनी माँ की बात से बाहर नहीं जा सकता है, इसीलिए प्लीज वही बातें बार बार दोहरा कर मूड न खराब करो। यह बात तो तय थी कि यह सब राधिका के कहने पर ही हो रहा था। वही नहीं चाहती थी कि अनुपमा बेटी पैदा करे, वही चाह रही थी कि जितनी जल्दी हो इस बच्चे को गिरवा दिया जाए। हाँ, माना कि कार्तिक को भी बेटे की चाह है, पर अपनी बच्ची को मारना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। कार्तिक ने आज तक अपनी माँ की एक भी बात नहीं काटी। उन्होंने जो कहा वही किया, यहाँ तक कि अनुपमा से शादी भी उसने अपनी माँ के कहने पर ही की थी, वरना तो उसकी पसंद कोई और थी। तो आज वह अपनी माँ के फैसले से अलग कैसे जा सकता था? समाज और लोग यह क्यों नहीं समझते कि प्रकृति ने बेटियों को भी बेटे के बराबर जीने का हक दिया है? उसे भी इस हवा में सांस लेने का उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को। और माँ के पेट में बेटों की तरह बेटियां भी तो 9 महीने रहती है, फिर वह इस दुनिया में क्यों नहीं आ सकती? कोई तो जवाब दे। अपने मन में ही सोच अनुपमा बिलख पड़ी, पर कौन था उसका रोना सुनने वाला? कोई तो नहीं। वह पति जो उसके साथ 7 वचनों में बंधा था, वह भी नहीं। कहते हैं प्रकृति और पुरुष मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं, लेकिन जब प्रकृति ही नहीं बचेगी फिर सृष्टि का संचालन क्या संभव है? अपने मन में ही सोच अनुपमा ने कार्तिक की तरफ देखा, जो चैन की नींद सो रहा था। लेकिन अनुपमा को नींद कैसे आ सकती थी भला? घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। अनुपमा वहां से उठकर बेटियों के कमरे में जाने लगी कि देखा राधिका अपने कमरे में ध्यान लगाकर बैठी थी। वह रोज सुबह सवेरे उठकर ध्यान लगाकर बैठ जाती है, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ, मंदिर आदि के बाद ही नाश्ता करती है। मन हुआ अनुपमा का कि वह जाकर उनके पैर पकड़ ले और कहे, बख्श दे उनकी बच्ची को। इसके लिए जीवन भर वह राधिका की गुलाम बनकर रहेगी, परंतु वह अपनी सास के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। बहुत ही कड़क मिजाज की औरत है, जो कह दिया सो कह दिया। उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। कल को अगर राधिका कह दे कि कार्तिक अपनी पत्नी अनुपमा को छोड़ दे, तो वह भी करने को तैयार हो जाएगा। कार्तिक तभी तो राधिका कहते नहीं थकती कि कार्तिक उसका श्रवण बेटा है। अनुपमा को लग रहा था कि समय बस यहीं ठहर जाए। अपने पेट पर हाथ रख वह रो पड़ती। सोचकर ही वह सिहर उठती कि आज उसका बच्चा हमेशा के लिए उससे बिछुड़ जाएगा। फोन की आवाज से अनुपमा चौंक उठी। कार्तिक का फोन बज रहा है। उसे जगाकर अनुपमा खुद किचन में चली गई। राधिका को चाय देकर वह कार्तिक के लिए चाय लेकर कमरे में पहुंची।
तो देखा कि वह बाथरूम में था। आश्चर्य हुआ कि बिना चाय पिए कार्तिक की तो नींद ही नहीं खुलती, तो आज कैसे? शायद बेटी के मरने की खुशी में नींद खुल गई होगी। सोचकर ही अनुपमा का मन कड़वा हो गया। वह कंबल समेट ही रही थी कि कार्तिक कहने लगा कि जल्दी से उसके कपड़े जमा दे, अभी आधे घंटे में निकलना है। पर कहाँ? अनुपमा ने अचकचा कर पूछा, आज तो आपने छुट्टी ले रखी है और हमें अस्पताल जाना था एबॉर्शन के लिए। वह सब छोड़ो अभी। अनुपमा की बात को बीच में ही काटते हुए कार्तिक बोला, मुझे अभी दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ेगा। कल बहुत बड़े क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग है। जानती हो अनुपमा, अगर यह मीटिंग सक्सेस रही तो इस बार मेरा प्रमोशन होना तय है। और सबसे बड़ी बात कि बॉस ने इस काम के लिए मुझे चुना है। यह बहुत बड़ी बात है। कार्तिक काफी खुश लग रहे थे। उनकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। लेकिन जाते जाते अस्पताल का काम अपनी मां को थमा गए। अनुपमा यह सोचकर बस रोए जा रही थी कि जिस बच्ची को उसने अपनी कोख में 3 महीने संभाल कर रखा, आज उसे उसके शरीर से नोचकर फेंक दिया जाएगा। जूही को गोद में लिए अनुपमा अस्पताल जाने के लिए घर से निकल ही रही थी कि राधिका का फोन घनघना उठा। जाने उधर से किसने क्या कहा कि फोन राधिका के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और वह खुद भी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। मम्मी जी क्या हुआ आपको? अनुपमा घबरा कर राधिका को उठाने लगी, लेकिन राधिका वो नीता बोलकर बेहोश हो गई। अनुपमा ने जब फोन उठाया तो सुनकर वह भी सन्न रह गई। अस्पताल से फोन था, नीता का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अब अनुपमा क्या करेगी, क्योंकि कार्तिक तो मीटिंग में है और उसने अपना फोन भी म्यूट करके रखा हुआ था। तभी उसे पड़ोस के राहुल का ख्याल आया, जो अनुपमा को अपनी बहन की तरह मानता है। सारी बातें जानने के बाद वह राधिका के साथ मुंबई जाने को तैयार हो गया और जो सबसे पहली फ्लाइट मिली उसमें टिकट कराकर वे तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। अनुपमा इसलिए नहीं गई क्योंकि सोनी और मोनी अभी स्कूल से आई नहीं थी। कार्तिक को जब नीता के एक्सीडेंट का पता चला तो वह भी वहीं से फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच गया। अनुपमा भी अपने भाई को बुलाकर तीनों बच्चों को लेकर मुंबई पहुंच गई, क्योंकि यहाँ उसका जी घबरा रहा था। मन में अजीब बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। दरअसल नीता अपनी गाड़ी से जब घर आ रही थी तभी पीछे से एक ट्रक ने उसे जोर का धक्का दे दिया और गाड़ी दूर जाकर पलट गई। ट्रक वाला तो वहां से 9-2-11 हो गया, लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर नीता को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की। खून से लथपथ नीता को जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया, तब जाकर उसका इलाज शुरू हुआ, वरना तो शायद वह बच भी न पाती। पता चला कि ट्रक ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अक्सर हमें सुनने को मिलता रहता है कि शराब पीकर गाड़ी चालक ने 4 लोगों को कुचल डाला, फूड स्टॉल पर खाना खा रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। जाने क्यों लोग ऐसी हरकतें करते हैं। खुद की जान तो जोखिम में डालते ही है, दूसरों की जिंदगी भी तबाह कर देते हैं। खैर शुक्र था कि नीता की जान बच गई, लेकिन अभी उसे 1-1.5 महीना और अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर का कहना था कि नीता की कमर और हाथ पैरों की हड्डी जुड़ने में वक्त लगेगा। अपनी बेटी की हालत देख अभी भी राधिका के आंसू रुक नहीं रहे थे। बार बार उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर नीता को कुछ हो जाता तो वह भी मर जाती। माँ, अब दीदी ठीक है, आप चिंता मत करो। और डॉक्टर ने कहा है कि दीदी अब खतरे से बाहर है, फिर आप क्यों रो रही हो? माँ, अब मुझे निकलना होगा, क्योंकि अनुपमा को डॉक्टर के पास भी तो लेकर जाना है न। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर का फोन आया था, कह रहे थे कि इस काम में जितनी ज्यादा देर होगी रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए जाकर यह काम निपटा ही लेता हूँ। कार्तिक बोला। आज राधिका भली प्रकार से अनुपमा का दर्द महसूस कर पा रही थी, अपने बच्चे के लिए माँ की तरफ। वह बहुत गहराई से महसूस कर रही थी
अनुपमा भले ही चुप थी, मगर उसके दिल में क्या चल रहा है राधिका से छिपा न रहा। यही कि आज जब अपनी बेटी की जान पर बन आई तो किस कदर राधिका छटपटा उठी। फिर यही उसने अनुपमा के लिए क्यों नहीं महसूस किया। माँ और बच्चे का रिश्ता तो हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि उनका रिश्ता 9 महीने ज्यादा होता है। एक माँ अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है, फिर कैसे एक माँ उसके बहते खून को देख सकती है भला। अपनी करनी की सोचकर राधिका का रोम रोम सिहर उठा कि कैसे वह एक माँ की गोद उजाड़ने चली थी, और होती कौन है वह ऐसा करने वाली। आज जब उसकी बेटी पर मुसीबत आ पड़ी तब उसे एहसास हुआ कि वह अनुपमा के साथ कितना बड़ा अन्याय करने जा रही थी। यह मैं क्या करने जा रही थी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने जा रही थी। एक माँ से उसके बच्चे को छीनने का पाप करने जा रही थी। ओह कितनी बड़ी पापिन हूँ मैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी पोती इस दुनिया में जरूर आएगी। अपने मन में ही सोच राधिका उठ खड़ी हुई। रुको कार्तिक, अब कोई एबॉर्शन नहीं होगा, बल्कि मेरी पोती इस दुनिया में आएगी। यह सुन कार्तिक हैरान हो गया कि माँ यह क्या बोल रही है। कल तक तो यही पीछे पड़ी थी कि जितनी जल्दी हो इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। क्या सोच रहे हो, यही ना कि कल तक मैं जिस बच्चे से नफरत करती थी, अचानक आज मुझे क्या हो गया। तो आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कार्तिक, कि मैं जो करने जा रही थी वह गलत ही नहीं बल्कि महापाप था। अपनी बेटी को जिंदगी और मौत से जूझते देख मैं खुद कितनी मौतें मरी हूँ यह मैं ही जानती हूँ। एक एक पल कैसे कटा मेरा नहीं बता सकती तुम्हें। तो फिर उस माँ का क्या हाल होगा जिसकी आंखों के सामने ही उसकी बेटी के टुकड़े कर दिए जाएंगे। मैंने तय कर लिया है कि मेरी धरा इस धरती पर वह जरूर आएगी। अनुपमा को अपने सीने से भींचते हुए राधिका कलपते हुए बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैं पुत्र मोह में अंधी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा दर्द समझ नहीं पाई। यह सुन अनुपमा भी राधिका के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आज कार्तिक भी दिल से अपनी माँ का शुक्रगुजार था कि उन्होंने उसकी अजन्मी बेटी की जिंदगी बख्श दी। नहीं पता है अनुपमा को पर कितना दुख हो रहा था, उसे अपनी ही बेटी को मारने का सोचकर भी। राधिका के कारण वह चुप था, वरना तो वह कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। कई बार अपने आंसुओं को अंदर ही रोके रखने के प्रयास में कार्तिक की आंखें लाल हो जाया करती थी, और फिर वही जमा आंसू को बाथरूम में जाकर बहाता था। लेकिन आज वह बहुत खुश है। कार्तिक और अनुपमा के साथ साथ राधिका को भी धरा के आने का बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया और 9 महीने बीत गए। अनुपमा ने धरा को जन्म दे दिया और पूरे घर में खुशियों का माहौल हो गया। इस बार राधिका ने अपनी पोती का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया। घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया था, जिसे देखकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए थे। यह आंसू खुशी के आंसू थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।